यस बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कलाम के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम सीपीओ का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है 3 अक्टूबर का, उसका हम सोल्यूशन कर चुके हैं। और आज हम सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस को उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना था और उसका आसान तरीका क्या हो सकता था सॉल्व करने का, वो यहाँ से हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। ये कहता है सुखवीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीजें खरीदी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें से खराब हो जाती हैं और 30% चीजें उसमें से बिक नहीं सकी और खराब हो गई। हालांकि सुखवीर ने बाकी की वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे कुल 19% का लाभ हुआ। तो ये कहता है, बताइए उसने क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई वस्तु को कितने अधिक परसेंट पर बेचा। तो भाई मैं कह देता हूँ, इसके पास माना कि 100 चीजें थी और ये 100 की 100 चीजें इसने 100 रुपए में खरीदी थी। इसका मतलब एक वस्तु जो है, प्रत्येक वस्तु हम 1 रुपए की मान लेते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए आ जाता है। 100 चीजें खरीदी 100 रुपए की, तो एक वस्तु 1 रुपए की खरीद ली। कहता है 30% चीजें खराब हो गई। इसका मतलब इसने 70 चीजें बेची और उनका विक्रय मूल्य ऐसा रखा कि इसके ओवरऑल कुल 19% का लाभ हुआ। इसका मतलब इसने 70 वस्तुओं को जो बेचा है वो बेचा है 19% के लाभ पर, और 100 का 19% 19 हो जाएगा। इसका मतलब 119 में बेचा। तो यहां से जो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकल कर आता है वो निकल कर आता है 119 में। भाई हम भाग दे देंगे 70 का, तो ये निकल कर आता है 1.7। 17 इंटू 7 119। एक चीज हमारे लिए 1 रुपए की पड़ी और वो हमने 1.7 में बेची। तो कितने ज्यादा में बेची? 0.7 ज्यादा में बेची। किससे? 1 से। और परसेंटेज निकलता है 100 में से। तो हम कहेंगे इसका मतलब उसने उन चीजों को जो बिकने वाली थी उनको 70% अधिक पर बेचा। तो आंसर आ जाएगा 70%। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 2 कहता है 1940 रुपए वाली चीज पर 15% की छूट दे दी है, तो बताओ वो वस्तु कितने रुपए में बिकी। या तो बेटा 15% कम कर लो या फिर 15% कम में बिकी है। तो मैं कह देता हूं एमआरपी है 1940, उस चीज पर 15% की छूट दी गई है, तो वो चीज 85% पर बेची गई है। और 85% क्या हो गया है? अंकित मूल्य का 85% बराबर है विक्रय मूल्य के। और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है 1649 रुपए। 1649 हमारे ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहता है एक हॉस्टल के मेस में हर वीक के 217 एग्स की जरूरत होती है। भाई एक सप्ताह में अगर 217 एग्स की जरूरत होती है तो पर डे एक दिन में कितने एग्स कंज्यूम होते हैं, अंडे कंज्यूम होते हैं, वो आप निकालेंगे। 217 डिवाइडेड बाई 7, इसका मतलब 31 अंडों की जरूरत पड़ती है। आपसे कह रहा है जुलाई अगस्त और सितंबर मंथ में बताओ टोटल कितने एग्स कंज्यूम हुए होंगे। भाई जुलाई की अगर बात करें तो 31 दिन हो गए, अगस्त की बात करें तो यहां भी 31 दिन हो गए, और सितंबर में हो गए हैं 30 दिन। सितंबर में हो गए 30 दिन। तो टोटल इतने दिन हमारे पास में एक्स की जरूरत पड़ी। 30 60 90, मतलब कि ये हो गया 92 मल्टीप्लाई बाई 31, यही आएगा आपके पास में। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 2 एक कम 2, ऐसा यूनिट डिजिट में 2 एक ही जगह आ रहा है, तो पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर 2852 ही आएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाता है। नंबर 4 में कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका इसमें भाग दिया जाए और हर स्थिति में शेषफल 5 बचना चाहिए। इसका मतलब बड़े से बड़ा, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है और शेषफल बचाता है। भाई हमारे पास 3 ही कंडीशन होती हैं, या तो कुछ नहीं बचेगा पूरा पूरा भाग जाएगा, या शेष समान बचेगा, या शेष अलग अलग बचता है। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो अपन क्या करते हैं, एक में से दूसरे का अंतर लेते हैं। तो यहाँ 261 माइनस 853 होगा और इसका मॉड आएगा। फिर आएगा 853 माइनस 1221, इसका भी मॉड आएगा। और यहाँ आएगा 1221 माइनस 261, इसका भी मॉड आएगा। भाई इसी तरीके से होगा, अदरवाइज तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो जब कभी भी भाई ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे पास एक ही तरीका होता है, हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में अंतर लेना पड़ेगा। पहले हमें अंतर लेते हैं तो ये आता है अपने पास में 592,
592, यहाँ से 853 में से 1221 कम हो गया तो ये आपके पास में बच जाता है 8, 6, 3, तो ये हो गया 368 और ये हो जाता है अपने पास में एक कम हो गया है अपने पास में, ये आ गया 0। 12 में से 6 कम हुआ तो 6 बचा और 11 में से 2 कम हुआ तो 9 बचा। इसका हमें लेना होगा तीनों संख्याओं का एचसीएफ, यही लेना होगा। अब देखो बेटा, एचसीएफ लेने का तरीका आप जानते ही हैं, कोई भी दो संख्याओं का या तो आप ऐसा करो इसको पूरा का पूरा प्राइम फैक्टर में अभाज्य गुणनखंड में ब्रेक करो, या फिर आप कहेंगे कि कोई भी दो संख्याओं के बीच का जो अंतर होगा उसके हिसाब से आप देख लेंगे। लेकिन जब आपको पता है ये संख्या थोड़ी ऐसी हैं जिनको सॉल्व करने में हमें प्राइम फैक्टर में ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगेगा और हमें एग्जामिनर को सिर्फ आंसर देना है। वो कहता है कि बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है, तो मैंने क्या किया, अगर पहला ऑप्शन होगा तो ये सब में भाग जाना चाहिए, दूसरा होगा तो जाना चाहिए, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है। 19 को देखते हैं, तो यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ देखो 19 इंटू 3 57 और बचता है 2, तो इसका मतलब 19 नहीं है। 18 को अगर देखते हैं तो 18 इंटू 3 54 और फिर बचता है आपके पास में 5, 18 भी नहीं है, इसका मतलब 18 ऑप्शन भी नहीं है। 17 तो वैसे ही नहीं लग रहा, 17 3 51, 51 और 8 नहीं है। अब बेटा चौथा तो आप वैसे ही बस चेक कर रहे हैं, आपको पता है अगर एक क्वेश्चन के 3 ऑप्शन गलत हैं तो चौथा ही हमारा आंसर होगा, इसके अलावा तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। चलो फिर भी अगर चेक करते हैं तो 16 से चेक करते हैं। 16 3 48 बचता है 11, 16 इंटू 7 112, 16 दूनी 32 बचता है 4 और 16 3 48 और 16 इंटू 6 96, इसका मतलब इसका एचसीएफ हो जाएगा 16। हमने ऑप्शन को काम में लिया तो हमें पता है पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, मात्र 3 ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे और हमें सिर्फ आंसर से मतलब होता है एग्जाम में। अच्छा ये कहता है इस पाई चार्ट को देखें, टोटल 3 लाख रुपए का खर्चा हुआ है, इसमें से ये कहता है कि बताओ श्रम पर और इमारती लकड़ी पर, इसका मतलब ये कहता है टोटल परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन लेबर एंड टिम्बर। तो लेबर पर भाई जो खर्च हो रहा है वो हो रहा है 65 डिग्री का और टिम्बर पर जो खर्च हो रहा है वो है 45 डिग्री का, और आपसे पूछता है इसका परसेंटेज वैल्यू बता दो। ये पूरा का पूरा डिग्री में दिया हुआ है तो ये 360 डिग्री के बराबर है और हमें परसेंटेज में बताना है। भाई 65 और 45 को अगर मैं लेता हूं तो ये टोटल हो जाता है 110। 110 डिग्री जो है अब वो आ रहा है 360 में से, लेकिन मुझे इसे परसेंटेज में बदलना है तो परसेंटेज निकलेगा 100 में से। चेक कर लेते हैं क्या आएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 4 से ये 9 और 4 से ये 25, 25 इंटू 11 होता है 275, 275 में हमें भाग देना है 9 का और कोई परसेंटेज आएगा। देखो भाई 9 तिया 27, भाग नहीं जा रहा है 0, 5/9 परसेंटेज हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो 30 सही 5/9 जो कि ए ऑप्शन में दिया गया है। नंबर 6 पर ये कहता है कि यह देखते हुए कि 1,46,000 टोटल के टोटल जो हैं वो हमारे पास में मतदाता हैं, और कहता है जो चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% मत प्राप्त हुए और कुल मतों के 5% अमान्य हो गए, इनवैलिड हो गए। साथ में कहता है तो चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट डाले गए हैं हमें ये बताना है। भाई ये बताइए टोटल वोटों की संख्या है 1,46,000, उसमें से वो खुद कह रहा है कि 5% अवैध पाए गए, इसका मतलब 95% ही वोट वैलिड है, और वैसे भी बेटा 5% की भिन्न तो 1/20 होती है, इसका मतलब मैं कहूंगा 19/20 वोट वैलिड है। उसके बाद वो कहता है बताओ चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट डाले, और क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है उसके पक्ष में वैलिड वोट का 75% आया, ये है वैलिड वोट, और इसका 75% आया, 75 की फ्रैक्शन होती है 3/4 आया। तो ये वैल्यू मुझे निकालनी है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। अब देखो भाई 4 इंटू 2 8 है, बात को ध्यान से सुनना, ये होगा 19 इंटू 3 57 और 4 इंटू 2 8 है। 8 से इसे कहीं भी आप कैंसिल करोगे तो आपको पता है वोटों की संख्या है तो पॉइंट में नहीं हो सकती, पूरी पूरी होगी। 8 से जब हम इस संख्या को काटेंगे तो मुझे पता है लास्ट में 5 आएगा और यहाँ 5 आएगा और यहाँ 57 है तो 7 इंटू 5 35 आ रहा है। 35 अगर आ रहा है तो ऐसा मेरा एक ही ऑप्शन में है, तो मैं सीधा लिख दूंगा 104025। आप कहें कि सर एग्जाम हॉल में इतना दिमाग नहीं चला था,
अगर आप घर से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पक्का आपका दिमाग चलेगा कि इस तरीके का ऑप्शन एक ही नजर आ रहा है, क्या यही ऑप्शन तो नहीं है। अदरवाइज आप क्या कहेंगे, इससे कैंसिल कर लीजिए, 19 को 3 से गुना करो, फिर जो संख्या है उसको गुना करो, आंसर तो आ ही जाएगा। लेकिन आंसर जल्दी कैसे आए वो मैंने आपको बता दिया। नंबर 7 कहता है शंकु की त्रिज्या 21 है और इसकी स्लांट हाइट जो है वो 25 है। इसकी त्रिज्या तो है आपके पास में 21 और स्लांट हाइट है इसकी 25। आपसे कहता है इस पर सफेद रंग का पेंट कराना है इसके कर्व एरिया पर और उसका खर्चा आता है 1.5 रुपए पर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो खर्चे की वैल्यू बताइए। सबसे पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा इसका कर्व सरफेस एरिया क्या है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये होता है पाई आर एल। तो पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान हो गया 21 और एल, एल मीन स्लांट हाइट 25। इतने क्षेत्रफल पर, और ये किस में आया है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, इतने स्क्वायर सेंटीमीटर पर पेंट कराना है। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का खर्चा है 1.5 रुपए, तो इसको हम गुना कर देंगे 1.5 का मतलब 3/2 से। सॉल्व कर लेते हैं, कोई ना कोई वैल्यू आएगी। 7 से ये कैंसिल हो गया 3 बार और 2 से ये कैंसिल हो जाता है 11 बार। ठीक है, अब आपके पास आता है 25 इंटू 11 275। इसको गुना करना है हमें 9 से, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45 और 9 इंटू 7 63 और 4 67 और 9 इंटू 2 18 और 6 24। तो आंसर आ गया 2475 रुपए, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है। नंबर 8 कहता है P और Q ने मिलकर 30 दिन में काम को पूरा किया। तो P और Q जब जाते हैं तो काम जो है 30 दिन में पूरा हो जाता है। इसी तरीके से Q और R कर देते हैं 24 दिनों में और R और P करते हैं 20 दिन में। तो भाई यहाँ देखें तो पेयर वाला तरीका हो गया, तो ये हो गया 20। टोटल वर्क की वैल्यू होगी इनके मल्टीपल में, तो टोटल वर्क हो गया 120। यहाँ पर आ जाता है 4, 24 इंटू 5 और 20 इंटू 6। ये जो काम है 6 और 5 11 और 4 15, ये 2P 2Q 2R के है। तो अगर मैं पूछूं P प्लस Q प्लस R का पर डे वर्क मीन्स इनकी पर डे कैपेसिटी क्या होगी, तो आप कहेंगे 15 में 2 का भाग दे दीजिए 7.5 आ जाएगा। वो कहता है Q और R ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। Q और R जो है 10 दिन के बाद काम को छोड़ देंगे। तो Q और R एक दिन में काम कितना करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, उन्होंने एक साथ काम स्टार्ट किया। उन्होंने किन्होंने, इन PQR ने। भाई PQR अगर एक साथ काम स्टार्ट करेंगे तो एक ही दिन में 7.5 यूनिट काम करेंगे और 10 दिन के बाद में ये 2 कैंडिडेट छोड़कर जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें से 75 काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे पास रिमेनिंग वर्क, बचा हुआ काम आ गया है 120 माइनस 75 कितना, 45। बचा हुआ काम हमारे पास में आ गया है 45। कहता है Q और R ने 10 दिन के बाद काम छोड़ दिया। तो अगर 10 दिन के बाद काम छोड़ देगा Q और R तो बचा हुआ काम P को करना पड़ेगा। अब मुझे ये पता करना है P कितना काम करता है। यदि इस तीनों के काम में से मैं Q और R का एक दिन का काम माइनस कर दूं जो कि कितना है 5, तो 7.5 में से 5 कम कर दिया तो P की पर डे काम करने की एफिशिएंसी आ जाएगी 2.5। तो अब बचा हुआ काम जो है 45 करेगा P और कितना टाइम लगाएगा वो डिपेंड करेगा कितना काम और एक दिन में कितना हुआ 2.5। 2.5 को भाई मैं लिख लेता हूँ 5/2, तो 5 से ये 9 और 2 गया ऊपर, टोटल 18 दिनों का समय लगेगा। आपसे यही पूछा है कि बताओ काम को खत्म करने में P को और कितने दिन का समय लगा, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास में ऑप्शन सी, 18 दिन का समय लगेगा। अगले पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है, नंबर 9, वह बड़ी से बड़ी संभावित संख्या बताओ जो 6 मीटर और 5 मीटर 25 सेंटीमीटर। देखो कहीं मीटर में कहीं पर सेंटीमीटर में, तो पहला 600 सेंटीमीटर, दूसरा 5 मीटर 25 तो ये 525 हो गया और तीसरा है 12 मीटर 50 सेंटीमीटर तो ये हो गया 1250। इन लंबाइयों को पूर्णतः नापने के लिए काम में लिया जा सकता है। मतलब ये ऐसा पूछना चाह रहा है कि इन संख्याओं की सबसे बड़ी संख्या मापन की क्या हो सकती है। सबसे बड़ा, इसका मतलब SCF की बात कर रहा है। और भाई अगर SCF देखूं तो या तो मैं उधर से देख लूंगा या फिर मैं देख लेता हूं कि यहाँ अंतर आ रहा है 125 का, आ रहा है 125 का।
अब 125 सॉरी माफी चाहूंगा, 125 का नहीं 75 का, 525 और 675 का अंतर आ रहा है। 75 का इसमें भाग जाता है, इसमें नहीं जाता, इसका मतलब 75 इसका फैक्टर नहीं हो सकता। 25 का इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो 25 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अब बेटा आपने ये सेंटीमीटर में लिया, सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, और डेटा दिया हुआ है मीटर में, तो हम लिख देंगे 0.25 मीटर। ऑप्शन ए सही हो गया। ठीक है। नंबर 10 क्या कहता है, उस पर आते हैं। कहता है एक जगह चुनाव हुए, शाहरुख को वैलिड वोट का 80% मिला और 10% वोट इनवैलिड थे, टोटल वोट की संख्या 4500 है, तो दूसरे को कितने मिले? भाई 4500 वोट में से 10% वोट तो बेकार हो गए, इसका मतलब 1/10 बेकार हो गए, तो बचे 9/10। और ये जो बचे वैलिड वोट, इसमें से भी 80% शाहरुख ले गया, तो 80% का मतलब 4/5 शाहरुख ले गया, मतलब 5 में से 4 वोट मिल गए शाहरुख को। तो दूसरे कैंडिडेट को तो मात्र 1 वोट मिला, कितने में से? 5 में से, और दूसरे कैंडिडेट के ही वोट पूछे हैं। 0 से 0, 5 से ये 9, और 9 इंटू 9 81, और साथ में 0, इसका मतलब सेकेंड कैंडिडेट को जो वोट मिले हैं उनकी संख्या है 810। नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का अंतर ज्ञात करना है। भाई ये इस तरीके का क्वेश्चन है, इसका टीएसए और इसके सीएसए के बीच का अंतर, और ये व्यास कितना है 4, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई है 2। अब आप जानते हैं इसका जो टीएसए होगा वो क्या होगा, आधे का 2πr², और ऊपर वाला जो भाग है, ऊपर जो बाउल बन गई है 1πr² और होगा, तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया 3πr², और कर्व सरफेस एरिया है 2πr², और इनके बीच का जो अंतर है वो ये हो गया है कितना, πr²। तो पाई तो पाई है, और r का मान है आपके पास में 2, तो यहाँ आ गया है 2 का स्क्वायर, तो ऐसे करके आ जाता है 4 पाई का डिफरेंस, और ये है ऑप्शन सी 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर 12 पर आते हैं। नंबर 12 में ये कह रहा है कि अपने पास में ए किसी काम को 8 दिन में करता है, जबकि बी 7 दिन में करता है, और ए काम को करता है 8 दिनों में और बी काम को करता है 7 दिन में। तो टोटल वर्क हो गया है भाई हमारे लिए 56, ये करेगा 7 और ये काम करेगा 8, और ये इनकी कैपेसिटी हो गई या एफिशिएंसी हो गई। कहता है यदि वो ए से शुरू करके बारी बारी से काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? पहले दिन ए काम पर आएगा 7 करेगा, दूसरे दिन बी काम पर आएगा 8 करेगा, और इसी तरीके से ये 2-2 दिन का काम 7-8 चलता रहेगा। तो मैंने ये इस तरीके से लिख दिया कि 2 दिन में जो काम होता है, 2 दिन में जो काम होता है वो होता है 15, तो अगले 2 दिन में और 15 होगा, ऐसे करके मुझे 56 के आसपास पहुंचना था। तो 15 इंटू 3 45 यूनिट काम हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 दिनों में। अगर 6 दिनों में काम 45 हो गया है तो 2 4 6 7वें दिन वापस ए की बारी है, तो 7वें नंबर के डे पर जाएगा कौन, ए, और ए 7 यूनिट काम और करके आएगा। अब काम हो गया है 45 और 7 52। अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है क्योंकि टोटल काम की वैल्यू है 56। 56 में से 52 हो चुका है, तो बचे हुए काम को करने के लिए 8वें दिन बी नाम का कैंडिडेट जाएगा। वो देखेगा 56 में से 52 हो चुका है, तो काम बचा है 4, और ये एक दिन में कर सकता है 8, बचे हुए काम को क्षमता से करेगा, तो बी को 8वें दिन पूरा नहीं लगेगा, आधा दिन का समय और लगेगा। आपसे पूछा कुल कितने दिन लगे, 6 और 1 7 दिन और आधा दिन, तो आंसर आ जाएगा 7.5 दिन का समय लगा। मतलब ऑप्शन सी इस कंडीशन में हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे। नंबर 13 पर आते हैं। 13 में ये कह रहा है 25 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से एक 30 मीटर ऊंचे ठोस लंबे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट कराने की लागत 18,425 है, और इस बेलन का आयतन क्या होगा हमें ये बताना है। भाई एक बात बताइए, 1 स्क्वायर मीटर का 25 रुपए खर्चा है, तो टोटल खर्चा इतना है, तो इसमें मैं अगर 25 का भाग दे दूंगा तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा,
और वो 30 मीटर ऊंचा ठोस लंबवृत्तीय क्षेत्र है और उसका टोटल सरफेस एरिया। तो आप कहेंगे ये जो बेलन हमने पेंट कराया है, इस बेलन का टोटल सरफेस एरिया अगर मैं निकालूं तो इसमें से हाइट दी हुई है 30 और मुझे इसकी रेडियस नहीं दे रखी है। और आप जानते हैं भाई टीएसए जो होता है वो होता है 2 पाई आर आर प्लस एच, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें। टोटल खर्चा आता है 18,425 का, जिसमें 1 स्क्वायर मीटर पर खर्चा आता है 25 का, तो मैंने 25 का भाग दे दिया। ये बराबर टोटल सरफेस एरिया को बताएगा। चेक कर लेते हैं। 25 से कैंसिल किया, 25 इंटू 7 175, बचता है 9, 25 इंटू 3 75, और 75 के बाद में 5 12 25 इंटू 7, यही होता है अपने पास में। मेरे को एक बार चेक करना होगा। 25 इंटू 7 175, 75 के बाद में 9 बचा, 25 इंटू 3 75, 75, 5 12 5 17, 25 इंटू 7 125, तो यहां पर आ जाता है 737। अब भाई आपको h का मान दिया हुआ है हमें, तो यहां मैं कहूंगा 2 पाई 22/7, r का मान पता नहीं है, r प्लस h की वैल्यू 30 हमें क्वेश्चन में दे रखी है, और ये बराबर है 737 के। ठीक है, कैंसिल किया तो 11 से ये आता है 2, और 11 से आता है 11 इंटू 6 66, और अपने पास में बचता है 7, 11 इंटू 7 77। बेटा देखिए, इसके बाद में आपके पास दो चॉइस थी एग्जाम हॉल में जब आप बैठे हुए थे। या तो आप ऐसा करते, इस पूरे को सॉल्व करने के लिए यहाँ r इंटू आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते, या फिर आप एक बार कॉमन सेंस काम में लेते कि आपको यहाँ ये जब तक 67 कटेगा नहीं तब तक r की वैल्यू आएगी नहीं। यहाँ ऑलरेडी 30 है और यहाँ मुझे कुछ ऐसा करना है क्योंकि 67 इससे तो कहीं ना कहीं डिवाइड हो ही नहीं रहा है। तो मैंने देखा कि 30 में अगर मैं क्या जोड़ूं जिससे 67 हो जाए, तो r का मान इतना बड़ा तो नहीं हो सकता। 30 का दुगना 60 हो और यहाँ पर 7 अगर आ जाए, यहाँ 60 हो और यहाँ 7 आ जाए, तो ये 67 हो जाएगा। अब यहाँ 60 तब हो सकता है जब 7 में 2 का भाग लग रहा हो, यही ऑप्शन हो सकता है। अगर आप देखते हैं तो यहां से आप देखते हैं तो r का मान आपको 7/2 ही निकल कर आता है। मैं चेक करा देता हूं बहुत आसानी से। भाई लेफ्ट हैंड साइड आपका राइट हैंड साइड के बराबर होगा तभी तो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये ही बता रहा है कि ये 67 होगा। अगर आप यहाँ 7/2 लिखते हैं तो 2 से 2 भी जाएगा, 7 से 7 भी जाएगा, और यहाँ 2 है तो बटे में 2 आएगा क्योंकि 7/2 होगा, और 67 से 67 जाएगा। r का मान 7/2 ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये कॉमन सेंस के थ्रू अगर r की वैल्यू अगर आपने काम में ली तो बहुत आसान होगा, अदरवाइज बेवजह आपको इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे ही r आ गया, आपसे पूछा है सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, और आप जानते हैं सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 22/7, r की वैल्यू है 7/2, तो मल्टीप्लाई बाई 7/2, और h की वैल्यू क्वेश्चन में 30 दे ही रखी है तो इनटू आ गया 30। 7 से 7 कैंसिल हुआ, 2 से ये 11 कैंसिल हुआ, और 11 इंटू ये हो जाता है अपने पास में 11 इंटू 7 77, और 77 इंटू 30, तो या फिर आप ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से ये आ गया 15, और ये 77 है तो 15 इंटू 77, 15 इंटू 7 105, और 105 में 10 जोड़ दिया तो 115 आ गया है। तो 1155 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। क्लियर है? तो 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्त एक दूसरे की ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, जबकि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। बेटा सीधा फॉर्मूला बेस हो गया। केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है तो हम कहेंगे 14 के स्क्वायर में से इन दोनों की रेडियस के स्क्वायर का सम माइनस कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 6 + 4 का होल स्क्वायर, यही होगा। 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये हो गया है 10 का स्क्वायर 100, और ये बराबर ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा की लंबाई आ गई है। कितनी आएगी भाई? 96, और 96 को हम कह सकते हैं 16 इंटू 6, और 16 की रूट वैल्यू 4 हो जाएगी और 6 रूट में अंदर रह जाएगा। आंसर आ जाएगा 4√6, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है 1 + sin⁴ cos a⁴ इसका मान बताना है। भाई क्वेश्चन को आसान करने के लिए हमें पता है 0 और 90 पर तो ये इनफाइनाइट की सीरीज में जा सकता है। 45 मैंने वैल्यू पुट कर दी,
तो थीटा बराबर पुट 45 में पुट कर देता हूं यहाँ पर, तो ये आता है 1 प्लस साइन 45 की पावर 4, और ये जानते हैं आप 1/√2 होता है, और इसकी पावर 4 करोगे तो 1/√2 की पावर 4 करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। सेम इसकी वैल्यू 1/√2 होती है, और 45 पर 1/√2 हुआ और उसकी घात 4 है, तो ये भी हो जाएगा माइनस का 1/4। ठीक है, और साथ में यहां हो जाता है कोसेक स्क्वायर 1। कोसेक क्या हुआ, देखा जाए तो साइन का उल्टा हुआ, साइन का उल्टा ही तो हुआ। तो साइन की वैल्यू होती है हमारे पास में 45 पर कितनी होती है 1/√2, तो ये कितनी हो गई है √2, और √2 का स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर कितना हुआ 2 हुआ, तो गुना हो जाएगा 2 से, ये कैंसिल हो गया, 1 इंटू 2, आंसर आ जाएगा सीधा सीधा हमारे पास में 2, तो ये वैल्यू आ जाती है प्लस का 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नंबर 16 पर आते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है अपने से कि सभी 4 दिन में ए और बी ने अलग अलग इस तरीके से प्रोडक्ट बेचे। ए ने बेचे हैं 3000 प्रोडक्ट, जिसमें से 1000 ये रहे, 500 ये रहे, 800, 1500 और 800 2300, तो यहाँ पर आ जाएगा 700, क्योंकि टोटल कितने 3000, और बी के प्रोडक्ट हैं टोटल 3500, 3500 में से 800 और 1200 2000 और एक 3000, यहाँ पर आ जाएंगे 500। देखा जाए तो ये मिसिंग डीआई वाला डेटा हो रहा है एक तरीके से, तो मैंने ये वाला डेटा फिल कर दिया। कहता है मंगलवार को बी के द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट, मंगलवार को बी के द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट 500, गुरुवार को ए के द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट, थर्सडे को ए के द्वारा बेचे गए प्रोडक्ट 700 से कितने ज्यादा हैं या कम है। ये भाई कितने ज्यादा हैं, ज्यादा नहीं है, ये कम है, कितने कम है 200, तो यहाँ पर आ जाएगा 200 कम है, इस वजह से 200 लेस ना कि 200 मोर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर 17 में ये कह रहा है कि साधारण वार्षिक ब्याज पर किसी खाते में 80 रुपए की जो राशि है वो 2 साल में 96 रुपए हो जाती है। बिना पेन पेपर के भी कर सकते हो भाई, 80 रुपए 96 रुपए में कन्वर्ट हुए तो ब्याज कितना बना 16 रुपए, वो 16 रुपए ब्याज का बन रहा है 2 साल में, तो 1 साल का ब्याज है 8 रुपए। 1 साल का ब्याज 8 रुपए है, किस पर 80 पर, इसका मतलब ब्याज की दर जो है वो 10% है। 2 साल का ब्याज 16 तो 1 साल का ब्याज 8, कितने पर 80 पर, तो ब्याज की प्रतिशत वर्ष जो है वो है 1/10 जो कि है 10%। आपसे कहता है उसी खाते में 62,000 रुपए की 5 साल में पैसा बाद में हो जाएगा। अगर आप 10% की दर पर 5 साल के लिए किसी को पैसे को जमा कराएंगे तो ब्याज जो बनेगा वो बनेगा 50%। कितना बनेगा 50%, और आप जानते हैं 50% का मतलब होता है आधा ब्याज बन जाएगा मूलधन का। 50% ब्याज, कितना पैसा जमा कराया 62,000, ये है प्रिंसिपल। ब्याज कितना बनेगा 50%, 62,000 का 50% कितना हो गया 31,000, तो आपका जो पैसा है वो बढ़कर हो जाएगा 93,000 93,000 रुपीज। तो ऑप्शन डी हमारे इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नंबर 18 पर आते हैं, कहता है ए जो है वो बी के प्रोपोर्शनल है और बी जो है 1/c के प्रोपोर्शनल है। अब अगर सी डी के प्रोपोर्शनल है तो 1/c है, तो यहाँ भी ये कितना हो जाएगा 1/d हो जाएगा। ये ऐसे ही है, सेम प्रोपोर्शन में सेम रेशियो में। तो ए और डी के बीच का संबंध क्या है भाई, सीधा देख लो ना, ए और डी के बीच का जो संबंध है वो ऐसे है, रेसिप्रोकल का, व्युत्क्रमानुपात का। तो ऐसा ऑप्शन ए है, फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नंबर 19 में वापस से एक डीआई का क्वेश्चन आया है, और डीआई के इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है वो देखते हैं। कहता है 1989 से 94 तक पीक्यूआरएस कार का प्रोडक्शन है। पूछता है 1989 से 94 की अवधि के दौरान किस प्रकार की कार के प्रोडक्शन में लगातार वृद्धि हुई। देखो यहाँ 8 से 20 हुई, लेकिन 20 से 16 इसमें नहीं है, 16 से 10 बिल्कुल नहीं है, 21 से 17, 4 से 6, 6 से 10, 10 से 16, 16 से 20, 20 से 31, और ये टोटल है। इसका मतलब एस जो है टाइप की जो कार है उसके प्रोडक्शन में हर साल वृद्धि होती हुई जा रही है पिछले साल की तुलना में। तो ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नंबर 20 पर आते हैं। 20 में एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, और भाई देखो यहाँ पर बार लगा हुआ है, इसे वाइनिकुलम कहते हैं, रेखा बंधनी कहते हैं। तो पहले ये सॉल्व होता है वाइनिकुलम, बॉर्ड मास, बॉर्ड मास में सबसे पहले स्मॉल वी होता है, वी वी वॉयलेट, ठीक है।
रेखाबंधनी वैन्य कूलम्ब। तो पहले ये सॉल्व होगा, तो मैंने लिखा 6.9 माइनस 8.6 माइनस 6.5। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। भाई पहले ये सॉल्व होगा, 4.3 में से 2 कम होगा तो यहाँ बचेगा 2.3 और 2.3 बचेगा माइनस का, उसमें से 5.4 कम होगा। 2.3 ये जो बचा उसमें से कम होगा 5.4, तो 5 में से 2 गया तो 3.1 बचेगा और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, यहां तक का था। मैंने आगे वाले को पूरे को सॉल्व कर दिया। 6.5 में से 3.1 कम हुआ तो आपके पास बचा 3.4 और वो 8.6 में से माइनस होगा क्या, 3.4। उसके बाद में आता है 6.9 माइनस का। यहां से अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में आता है 5.2 और माइनस करना है हमें 6.9, तो यहाँ आपके पास में बचता है 1.7। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1.7, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट पर आते हैं जो कि 21 है। 21 में ये कह रहा है 300 मीटर की दूरी पर एक पुलिस वाले ने चोर को देखा, तो द डिस्टेंस बिटवीन पुलिस टू थीप इज 300 मीटर। दोनों के बीच में जो गैप है वो 300 मीटर का है। यहाँ पुलिस वाला है और यहाँ पर चोर है। कहता है उसने उसका पीछा करना स्टार्ट किया और इनकी जो चाल है वो है 11 और 13। तो पुलिस वाले की चाल है 13 किलोमीटर पर आवर और चोर की जो चाल है वो है 11 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आपसे कहता है कि कितने किलोमीटर दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा। भाई मान लो कि यहाँ पर चोर पकड़ में आता है, तो चोर को पकड़ने के लिए पुलिस वाला यहाँ पर आएगा, इसका मतलब दोनों यहाँ पर होंगे। तो जितनी देर में चोर यहाँ पर आएगा उतनी देर में पुलिस वाले को भी यहाँ पर आना पड़ेगा। और अगर मैं आपसे कहूं कि इनके द्वारा लिया गया समय समान है, क्योंकि दोनों ने एक समय ही भागना चालू किया, इसका मतलब समय समान है, तो जो ज्यादा चाल से चलेगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा और कम चाल से चलेगा कम दूरी तय करेगा। तो पुलिस वाले की और चोर की चालों का अनुपात है 13:11। तो मैं कहूंगा ये सिर्फ चालों का अनुपात ही नहीं है, ये दूरियों का भी अनुपात है, क्योंकि ज्यादा चाल से ज्यादा दूरी तय होगी और कम चाल से कम दूरी तय होगी। समय समान है। 9 बजे चोरी हुई, 9 बजे ही भागना चालू किया, 9:30 बजे पकड़ा गया। मैंने जस्ट फॉर एग्जाम्पल लिया है 9, 9:30, सिर्फ समझाने के लिए, टाइम की वैल्यू इक्वल है। तो हमारे हिसाब से पुलिसकर्मी को भागना पड़ा 13 यूनिट और चोर भागा 11। चोर की तुलना में पुलिस वाला 300 मीटर ज्यादा भाग रहा है और यहाँ से 2 ज्यादा भाग रहा है, तो 2 की वैल्यू आ जाती है 300 मीटर। यदि 2 की वैल्यू 300 मीटर है तो 1 की वैल्यू आ जाती है 150 मीटर और 1 की वैल्यू 150 है। तो आपसे पूछा पुलिस वाले को कितना भागना पड़ा, तो 13 इंटू 150 मीटर, ये हो जाता है 1950 मीटर। और 1950 मीटर को ही हम कह सकते हैं 1.950 किलोमीटर। और ऐसा ऑप्शन डी में हमें दिया गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा। आते हैं 22 पर, और 22 में अगर हम आते हैं तो यहाँ पर आता है 22 में, कहता है एक बैंक खाते से 1 लाख रुपए की राशि को 7% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 5 साल के लिए दिया गया, जहां ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होती है। तो ब्याज की गणना करके बताइए। भाई सीधी सी बात है, 5 साल का मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा, बेवजह कैलकुलेट होगा, तो मैं क्या करूंगा, पहले 1 लाख का 7% निकाल लूंगा, जो कि हो गया 7,000, उसको जोड़ दूंगा, फिर उसको ऐड करूंगा, और ऐसे करके जब आप आते हैं तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका 40,255, ये एग्जैक्ट नहीं है बेटा, ये अप्रोक्स में आएगा और ये अप्रोक्स में 40,255 रुपए का आपका ब्याज बनकर आ जाएगा। ठीक है, नया कुछ नहीं है, बस स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेशन करनी है, ब्याज ब्याज का ब्याज हर साल का। नेक्स्ट पर आते हैं, कहता है 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या है और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या ऊंचाई है। तो ये इस तरीके का हो गया, एक कोण है, इसकी 7 सेंटीमीटर ये है और स्लांट हाइट है 10। आपसे पूछता है इसका कर्व सरफेस एरिया बता दो। आप जानते ही हैं कोण का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, जिसमें पाई का मान हो गया 22/7, आर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 और एल का मान है 10। ये कैंसिल हो गया और सीधा सीधा हमारे पास में आ गया है 220 स्क्वायर सेंटीमीटर।
ऑप्शन डी इस कंडीशन में सही हो जाएगा। नंबर 23 हो चुका है, अब नंबर 24 पर आते हैं। ये कहता है एक वृत्त के त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण का मान 45 डिग्री और चाप की लंबाई 22 है। तो भाई देखिए, इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ये इस तरीके से सेक्टर की वैल्यू आपको दे रखी है और यहाँ पर जो एंगल की वैल्यू है वो कितनी है, 45 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी। आपसे यही पूछा है, इसकी रेडियस कितनी होगी। भाई पहले बस आप मेरे को ये बता दीजिए, अगर इसकी जो भी रेडियस है, अगर इस रेडियस के हिसाब से मैं आपसे पूछूं कि इसका पूरे का एरिया क्या होगा, तो आप कहेंगे इस पूरे का जो एरिया है, चाप की लंबाई है 22 सेंटीमीटर और ये जो 22 सेंटीमीटर बराबर है वो हमें दे रखा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरे की जो रेडियस r है तो इस पूरे की परिधि क्या होगी, तो आप कहेंगे पूरे की परिधि हो गई 2 पाई r और ये बराबर कितने की होगी, 360 डिग्री की होगी। तो मैंने 360 का भाग दे दिया तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई। अगर कोई मेरे को ये पूछ कह रहा है कि इस चाप की जो लंबाई है, इस आर्क की लंबाई 22 है, तो ये बन कितने डिग्री से रहा है, 45 डिग्री से। पूरा बन रहा है 2 पाई आर से जो 360 है, तो 1 डिग्री की वैल्यू ये है, तो 45 डिग्री की वैल्यू आएगी इंटू 45 और ये बराबर आती है चाप की लंबाई कितने के, 22 के। आर का मान सीधा सीधा आ जाएगा। देखिए 45 से ये कैंसिल हो जाता है 8 बार और 2 से ये कैंसिल हो जाता है 4 बार। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हो जाता है 22/7 और 4 ऑलरेडी बैठा हुआ है, इनटू में है आर और बराबर सामने भी है 22। 22 से 22 कैंसिल हो जाता है, यहाँ से आर का मान निकल कर आ जाता है 28। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 28 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दिया गया है। नंबर 25 में वापस से पूछ रहा है आपसे 210, 336 और 504 का एलसीएम क्या होगा और एलसीएम के मान हमें यहाँ पर दे रखे हैं। भाई जब कभी भी हमसे एलसीएम पूछा जाता है तो हम इसको क्या करते हैं कि सबसे बड़ी संख्या को हम ले लेते हैं। अब एलसीएम के लिए पहले मुझे इसके फ्रैक्शन थोड़े करने पड़ेंगे जिससे कि ये इजीली समझ में आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 तिया 21 और ये हो गया 7 30। 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 15 और 15 को लिख सकते हैं 3 गुना 5। इसी तरीके से इसको लिखेंगे तो 336 है तो 4 का भाग दिया तो 4 और 4 8 32 और 4 चौके कितना हो गया, 16 और 84 को मैं लिख सकता हूं 7 तिया 21 इंटू 4 84। वैसे ही 504 को मैं लिखूंगा 4 का भाग देकर, 4 का भाग देते हैं तो देखो भाई 126 बार जाता है, 126 इंटू 4 और 126 को मैं लिख लेता फटाफट से 7 इंटू 3 21 इंटू 6 126। अब जब कभी भी एलसीएम लेना होता है तो सबसे बड़ी संख्या को तो ले ही लेते हैं, तो 504 तो 504 ले लिया। इसका मतलब ये तो पूरा का पूरा इसका मल्टीपल हो ही गया। एक ऐसी संख्या चाहिए जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए और आपको पता है इस 504 का मतलब है 7 गुना 3 गुना 4। यहां से देखो भाई इस संख्या का 7 का भाग चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का चला जाएगा, उसके बाद 4 बचेगा तो इसका एक फैक्टर 6 है तो 2 दूनी 4, यहां लेकिन 3 बचेगा, 2 कम पड़ रहा है तो मैंने 2 का गुना और कर दिया। अब ये इसका मल्टीपल तो है ही, इसका भी मल्टीपल बन गया। आगे चेक करते हैं, 7 यहां पर है ही, 3 है बिल्कुल है, 2 है बिल्कुल है, 5 नहीं मिल रहा है तो 5 का गुना और कर देंगे। तो आंसर आ जाता है 5 दूनी 10, उत्तर आ गया 5040 और ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है 5040, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। मैंने प्राइम फैक्टर पूरे पूरे नहीं लिखे हैं, मुझे पता है पहले अभाज्य गुणनखंडों को घातों में लिखते हैं, उसके बाद सबसे बड़े संख्या को लेते हैं, सबसे बड़ी घात को लेते हैं, उस तरीके से करना होता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, हमें तो सीधा आंसर से मतलब है। कहता है इसका एलसीएम क्या होगा। भाई भिन्नों का एलसीएम लिया जाता है तो अंश का एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ लेते हैं, तो हमें लेना होगा 1 3 4 और 9 का तो एलसीएम और बटे में हमें लेना होगा 3 5 7 और 16 का क्या एचसीएफ। एलसीएम के लिए 9 ले लिया, 9 का 4 से कोई कनेक्शन नहीं है, ये भी ले लिया, 36 हो गया, 36 में 3 का भी जाता है 1 का भी जाता है, तो एलसीएम तो ये हो गया डिवाइडेड बाई, इन सब में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आ रहा है तो बटे में 1, तो ये हो गया है 36। तो हम कहेंगे इसका एलसीएम जो है वो 36 हो जाता है, 36। नंबर 27 पर आते हैं।
27 में कह रहा है चेन्नई में एमबीए के जो बच्चे हैं और एमए के जो बच्चे हैं उनकी संख्या का लगभग परसेंटेज बताना है, जबकि यहाँ पर अलग अलग सिटीज में कौन कौन कितने कौन कौन सी क्वालिफिकेशन को ले रहे हैं उसके बारे में हमें डेटा दिया हुआ है। तो चेन्नई में, तो चेन्नई का डेटा, एमबीए के बच्चों की संख्या, एमबीए के बच्चों की संख्या 1342, एमबीए के बच्चों की संख्या 1342। और फिर अगला दे रहा है यहाँ पर एमए के बच्चों की संख्या, एमए के बच्चों की संख्या, एमए के बच्चों की संख्या 1666 बटे में आ गया है हमारे पास में 1666। ये पूछ रहा है ये जो संख्या है इस संख्या का लगभग कितना परसेंट है, तो इस संख्या का लगभग कितना परसेंट है। भाई आपको पूरे कैलकुलेशन करने ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है एक 76 है, एक 80, एक 92, एक 99 है, डेटा काफी दूर दूर है। तो ऐसे ही देख लो इसे, 16 इंटू 8 128 और 17 इंटू 7 119। इसका मतलब ये 80% के आसपास अप्रोक्स वैल्यू पर जाएगी, और 80% की अप्रोक्स वैल्यू में मुझे दे रखा है 80.55, तो मैं सीधा लिख दूंगा 80.55% हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेवजह हमें एग्जाम हॉल में टाइम वेस्ट नहीं करना है, जितना पूछा है उतना जवाब देंगे। मान लो इसको 1700 भी अगर आप मान लेते और ये 1300 के आसपास है, तो भी आप यहाँ पर कहते, तो 17 इंटू 8 136 होता है। ये थोड़ा कम पड़ गया, ये भी थोड़ा सा कम है, तो इसी तरीके से भी आप देखते हैं तो भी 80% ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं 28 पर। कहता है कॉस ए की वैल्यू 15/17 है, तो मैंने यहाँ पर थीटा एंगल की वैल्यू ली, और यहाँ 15 और 17 है। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे आधार की वैल्यू 15 है और इसकी वैल्यू 17 है। इसी तरीके से होगा। तो तीसरी वैल्यू, तो ये ट्रिपलेट है, तो यहाँ पर तीसरी वैल्यू जो है वो 8 हो जाएगी। हम वो थोड़ी करेंगे 17 के स्क्वायर में से 15 का स्क्वायर माइनस करें, तो ये हो गया 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट हो गया। आपसे पूछा है कॉट 90 माइनस ए, कॉट 90 पर बदल जाएगा, 10 में बदल जाएगा, तो इसका मतलब हमसे इसने 10 ए की वैल्यू पूछी है। ये ए एंगल है, 10 ए की वैल्यू पूछी है, और 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, 8/15 हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है। नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है सितंबर में बेकरी क्यू और एस द्वारा बेचे गए केक की संख्या, कौन कौन सी, क्यू और एस, क्यू और एस ने सितंबर में, तो ये आता है 189 और ये आता है 154, 189 एंड 154। तो ये हो गया है 9 4 13, 8 5 13 और 1 14, और ये हो गया है 343। ठीक है, और क्यू और एस ने बेचे गए केक की संख्या। नवंबर में बेकरी पी और आर, नवंबर में बेकरी पी और आर, पी का लेना है और आर का लेना है, पहले और तीसरे का, नवंबर का 168 और 168। ठीक है, यहाँ पर 168 हो गया और 168 हो गया, तो ये हो गया आपके पास में 340 माइनस 3, 336 की संख्या के बीच का अंतर कितना है। 343 और 336 के बीच का जो अंतर है वो अंतर 7 है। तो ऐसा ऑप्शन में ए में हमें दिया गया है, इनके बीच का जो अंतर है वो 7 है। डीआई में भाई बस डेटा पढ़ना होता है और जैसा वो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, कोई फॉर्मूला हमें याद करने की जरूरत नहीं है। कहता है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन है 196 पाए, इसके आधार का व्यास 14 है, तो इसकी लंबवत ऊंचाई हमें बतानी है। अब भाई एक बात बताइए, आपको आयतन दे रखा है, यदि आपको आयतन दे रखा है तो मैं सीधा कह दूंगा कि आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर का मान, आधार का व्यास 14 दे रखा है, तो आर का मान हो गया है 7 इंटू 7, और एच का मान हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है, और ये बराबर है 196 पाई के। पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, ठीक है, 7 से मैं कैंसिल करूं तो ये हो जाता है, वैसे तो आप देख लिया 7 7 49, और 49 से ये कैंसिल हो जाता है 4 बार, और ये 3 उधर पहुंच जाएगा, तो एच का मान आ जाएगा 4 तिया 12, तो ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नंबर 31 कहता है इसका एलसीएम लेना है, तो अभी थोड़ी देर पहले की बात है, एक क्वेश्चन और आया था, 3, 81 और 9 का तो हमें लेना होगा एलसीएम, और डिवाइड में 2 का, 16 का और 8 का हमें लेना होगा एचसीएफ।
एलसीएम लेना है, सबसे बड़ी संख्या 81, 81 में 9 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, तो एलसीएम हो गया ये। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2 से बड़ा कोई कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता, तो ये आ गया 81/2 और 81/2 ही हमारा क्वेश्चन में सीधा सीधा बी ऑप्शन दिया गया है। नंबर 32 पर आते हैं। तो 32 में आपको देता है कि ये 1 के बराबर है और ये 1 के बराबर है, तो इसका मान हमें बताना है। अब देखिए बच्चा, आप चाहें तो इसको एक एक डेटा को सॉल्व कर करके इक्वेशन बनाकर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जब आप बैठे हुए हैं और आपको समय सीमा कम है और वहां पर अगर आपको सॉल्व करना है, तो कुछ ऐसी संख्या सोचो ना कि ये 1 के बराबर हो जाए। मतलब मैं ए का मान जो है, ए का मान जो है 1 ले लूं और एल का मान आधा ले लूं, सॉरी माफी चाहूंगा, ए का मान 1 और एल का मान 2 ले लूं। इसी तरीके से एम का मान 1 ले लेता हूं और बी का मान जो है 2 ले लेता हूं, तो आधा और आधा मिलाकर 1 हो जाएगा। ध्यान रहे, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एम को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कहेंगे ऐसा मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। आपको पता ही है, इक्वेशन हमारे पास टोटल 2 हैं और वेरिएबल 2 से ज्यादा हैं, मतलब एग्जैक्ट मान तो हमारे पास कहीं से आ भी नहीं सकते। अब अगर आप मुझे बताइए, यहां से मैं आपसे पूछूं कि b अपॉन एम, भाई b का मान कितना लिया आपने? 2 और m का मान लिया है आपने 1, तो ये हो गया है b अपॉन एम, इसका उल्टा 1/2 का उल्टा 2। ये अगर 2 है तो 2 में क्या जोड़ें कि 1 आ जाए? फिर तो पक्की बात है n अपॉन सी का मान जो है वो -1 के बराबर होना चाहिए, तब जाके ही हमारे पास में क्या आएगा? 1 आएगा। एन अपॉन सी का मान कितना होना चाहिए? -1, क्योंकि ये ऑलरेडी 2 हो गया, 2 में से 1 कम होगा तभी 1 बचेगा। आपसे पूछ रहा है एल अपॉन ए अपॉन एल है 1/2, तो एल अपॉन ए हो गया है 2 और सी अपॉन एन, एन अपॉन सी है -1, -1 का उल्टा तो -1 है, तो -1 और ये मान आ जाएगा बराबर 1 के, और 1 मेरे ऑप्शन सी में दिया गया है। इस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेना चाहिए था। आते हैं अगले पर। नंबर 33 कहता है वृत्त के त्रिज्यखंड का परिमाप 24 है। ये कोई वृत्त है और इसके त्रिज्यखंड का जो परिमाप है वो 24 है, इसकी त्रिज्या 3 है। तो भाई पूरा का पूरा जो है वो 2 पाई आर है और इसका क्षेत्रफल जो बराबर है वो कितने के? पाई आर स्क्वायर के है। अब आपसे पूछ रहा है इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता दो और परिमाप कितना दे रखा है? टोटल 24। तो भाई ये है 3 और ये है 3, तो इस त्रिज्यखंड का जो परिमाप है वो 24 है, तो ऐसे ही तो होगा। तो इसमें से 3 और 3 6 निकाल दें तो इस चाप की लंबाई कितनी आ गई? 18 आ गई। मैं अगर आपसे पूछूं कि पूरा का पूरा चाप मतलब पूरी की पूरी परिधि का क्षेत्रफल क्या है? पाई आर स्क्वायर है और मुझे 18 के मान की वैल्यू निकालनी है, तो टोटल 2 पाई आर मतलब कि 2 पाई इंटू 3, आर का मान 3 है, इसकी वैल्यू बराबर है पाई आर स्क्वायर के इतने क्षेत्रफल के। भाई ये पूरा का पूरा वृत्त की परिधि का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो 1 का मान कितना होगा? आप कहेंगे पाई गुना 3 बटे में आ जाएगा 2 पाई 3। ठीक है, आपसे पूछा है इस चाप की लंबाई का क्षेत्रफल बताओ, तो 18 की वैल्यू पूछी है तो गुना कर देंगे 18 का। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 9 कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा 27। कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है, ना अलग अलग से कोई कॉन्सेप्ट लगाना है। ऑप्शन 27 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नंबर 34 पर आते हैं। 34 में कह रहा है ये एक तालिका वापस से दी गई है और 1989 से 94 की अवधि तक कार के प्रोडक्शन के बारे में लगातार डेटा दिया गया है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए लगातार कमी कहाँ देखी गई है? यहाँ वृद्धि हो गई, ये नहीं है। 16 से 10, 10 से 14 नहीं है। 21 से 17, 17 से 16, 16 से 15, 6 13 8। इसका मतलब आर टाइप की जो कार हैं उसमें ऐसा हुआ है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो 34 में ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 35 पर आते हैं और 35 नंबर के क्वेश्चन में देखिए भाई ये cos 65 है, इसको भी आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 65 लिख सकते हैं, और साइन कन्वर्ट हो जाएगा cos में तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा।
इसी तरीके से साइन 19 कॉस 71 टोटल 90 हो गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये कॉस 28 साइन 62 ये भी कट जाएगा, यहाँ -3 आ जाएगा। 5 और 1 6 में से 3 कम हो गया, 3 आ जाएगा। तो उत्तर सीधा सीधा ऑप्शन डी 3 हो जाएगा। नंबर 36 में आते हैं। ये कहता है स्वास्तिक ने अपनी इनकम का 20% बचाया, जबकि भोजन किराए पर इस तरीके से खर्च करता है और इनकम का 15% भोजन पर खर्च करता है। साथ में 12,800 किराए पर खर्च करता है, 32,000 एजुकेशन पर और 7,200 खरीदारी पर खर्च करता है। खरीदारी पर जो खर्च किया गया है वो कुल खर्च का 11.25 है। कुल खर्च का 11.25 है और इसने जो कुल खर्चा किया है वो 80 किया है। 100 में से 20 बचा लिया, 80 किया है। तो कुल खर्चे का इसने 11.25 खर्च किया है। खरीदारी पर खर्च की गई राशि कुल खर्च की राशि का 11.25 है। तो आपसे पूछ रहा है बताओ भोजन पर इसने कितना खर्च किया, और आय का 15%, आय का 15% उसने क्या किया है, भोजन पर खर्च किया है। तो अपने को ये बताना है कि बताइए उसने भोजन पर कितना खर्च किया है। भाई मेरे पास में टोटल खर्चा हुआ है, टोटल खर्चा कितना हुआ है, 80 हुआ है। तो टोटल मेरे पास में जो इनकम थी, टोटल जो इनकम थी वो थी 100। तो इसने कुल खर्च 20% बचा लिया, तो इसने खर्च कितना किया, 80, और उस 80 का 11.25, भाई 11.25 को मैं लिख सकता हूं 11 सही 1/4, 11 सही 1/4 जो कि बराबर होगा 45/4%। तो इसने 80 का 45/4% खर्च किया है किस पर, कुल खर्च का खरीदारी पर, और जो खरीदारी पर खर्च है बराबर 7200 के। तो ये बराबर आ गया है 7200 के। आपसे पूछा है भोजन पर कितना पैसा खर्च होता है। भोजन पर खर्च होता है आय का 15%। तो यहाँ आय है 100 और 100 का 15% 15 होगा, मतलब मुझे मान 15 का निकालना है। तो भाई इसका मान 7200 के बराबर है, तो 15 का मान निकालना है। तो इसमें भाग लगेगा 80 गुना 45 और बटे में 4 आएगा, तो इस 4 को मैं ऊपर ले जाता हूं। और जरा ध्यान देना परसेंटेज हटेगा तो 2 जीरो और ऊपर पहुंचेंगी, और साथ में 15 की वैल्यू निकालनी है तो मैं 15 का गुना और करूंगा, यहां पर ये डेटा आ जाएगा। 15 से कैंसिल करें तो ये 3 आ जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, 8 से ये हो जाता है 90 और 3 से ये हो जाता है 30। 3 चौके 12, 12 के साथ में 3 जीरो लग जाएंगी, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 12,000। इस तरीके से ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं, और 37 में ये कह रहा है कि इसका मान हमें बताना है। भाई इसका मान बताना है तो एक बात बताइए, अगर ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस कॉमन ले लूंगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैंने लिखा ए स्क्वायर माइनस, अब ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मतलब बी प्लस सी का होल स्क्वायर। माइनस आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का 2bc। इसी तरीके से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस हो गया है सी स्क्वायर। अपन ने क्या किया, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो a प्लस बी में तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और a माइनस बी में हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी। इसी तरीके से a प्लस बी में ये भी हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और a माइनस बी में हो जाएगा a प्लस बी माइनस सी। ये इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास में बचता है a माइनस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नंबर 38 पर आते हैं। 38 में ये कह रहा है जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 75% ज्यादा है, और 75% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 3/4। इसका मतलब ये हुआ अगर सीपी जो है हमारा वो 4 है, तो एमआरपी जो है हमारा उससे 75% मतलब 3/4 ज्यादा है, तो एमआरपी 7 है। अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी गई, इसका मतलब इसे बेचा गया है 60% पर, तो इसकी 40% छूट दे दी गई, तो 7 के 60% पर बेचा जाता है,
और 7 का 60% होता है 4 रुपये 20 पैसे। 7 इंटू 6 42। आपसे पूछा है तो प्रतिशत लाभ बताओ। 4 की चीज 4 रुपये 20 पैसे में बिकी तो फायदा हुआ 0.2 का। कितने पर? 4 पर। प्रतिशत निकलेगा 100 में से। ऊपर होता है 20, यहाँ है 4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 पंजे 20। तो ऑप्शन डी 5% हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नंबर 39 पर आते हैं और 39 में ये क्या कहता है, इस पर आते हैं। एक दुकानदार ने 55 रुपए और 70 रुपए वाले चावल को इस तरह मिलाया। पूछ रहा है किस तरह मिलाया कि औसत भाव 65 हो जाए। भाई 55 की चीज में 70 वाली चीज मिलानी है और औसत भाव 65 हो जाना चाहिए। यहाँ पर आ जाता है 5 और यहाँ पर आ जाता है 10। इसका मतलब हम कहेंगे वो 1:2 में मिलाएगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। नंबर 40 कहता है इस व्यंजक का मान बताइए। भाई व्यंजक का मान बताना है, ये छोटा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो गया। एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम आ जाता है 48 हमारे पास में। 12 चौके 48, 16 इंटू 3 48 और 8 इंटू 6 48। 4 और 3 7 और 6 13। तो आ जाता है 13/48। एकदम छोटा सा क्वेश्चन आया। 13/48 ऑप्शन ए हमारा सही हो गया है। नंबर 41 ये कहता है त्रिभुज एबीसी के लिए डी और ई जो है ए बी और एसी पर 2 बिंदु हैं। तो कुछ इस तरीके की बात हुई कि ये कोई एक ट्राइंगल है और इसमें ये क्या कह रहा है, ये मान लो ए बी और सी। ए बी और ए सी पर 2 बिंदु हैं और कौन कौन है? डी और ई। और वो इस तरीके से हैं जो इसके मध्य बिंदु को बताते हैं। ये डी है और ये ई है। आगे दिया हुआ है AD जो है 1/6 ऑफ AB है। तो ये पूरी 6 है तो उसमें से ये 1 है तो भाई ये 5 हो गई। ठीक है। इसी तरीके से AE जो है 1/6 ऑफ AC है। ये पूरा 6 है तो ये 1 है और ये 5 हो गया। अब आपको दे रखा है BC की वैल्यू जो है वो 22 है। तो आपसे पूछा है DE की वैल्यू बता दीजिए। इस DE की वैल्यू हमसे पूछा है। भाई सिमिलरिटी का तरीका लगाएंगे और सिमिलरिटी का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम इसी तरीके से कहेंगे ये जो मान है और ये जो मान है पूरे का, तो AD अपॉन AB बराबर होगा DE अपॉन BC। AD का मान 1 है और इस AB का मान टोटल 6 है तो 1/6। DE का मान हमें बताना है जबकि BC का मान हमें 22 दे रखा है। 2 से ये कैंसिल हो गया 3 बार और 2 से ये 11। तो DE की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 11/3 और 11/3 को कह सकते हैं 3 तिया 9, 2 है तो 0.66 या 0.67 कह सकते हैं। तो आंसर 0.6 या 0.7, 3.6 और 3.7 दोनों ही कंडीशन में ठीक होता और ये हमारा 41 हुआ। आते हैं 42 पर। 42 में कहता है रीमा जो है रेखा से 5/4 गुना तेज दौड़ती है। कौन? रीमा। किसके कंपैरिजन में? रेखा के में। तो रीमा है और रेखा है। तो ये 5/4 तो ये 5 और ये 4 और इनकी चालों का अनुपात हो गया है तो ये स्पीड का रेशियो हो गया। आगे कहता है एक फ्रेंडली रेस हुई और इसमें रेखा को 50 मीटर की बढ़त दी गई। इसका मतलब जब रीमा यहां पर है तब रेखा 50 मीटर आगे है और इन दोनों के बीच का गैप है 50 मीटर। कहता है प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी बताओ जहां रीमा और रेखा दोनों को मिलेंगे। प्रारंभिक बिंदु से भाई यहां पर मिलेंगे तो जितनी देर में रीमा यहां पहुंचेगी उतनी देर में रेखा यहां पहुंच पाएगी और इनकी चालों का अनुपात है 5:4। तो रीमा ज्यादा दूरी तय करेगी क्योंकि रीमा की चाल ज्यादा है और रेखा कम दूरी तय करेगी, रेखा की चाल कम है। प्रारंभिक बिंदु से बात करें तो रीमा ज्यादा चलती है एज कंपेयर टू रेखा 1 और 1 का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 मीटर। यदि 1 की वैल्यू 50 है तो 5 की वैल्यू 250 मीटर आ जाएगी। इसका मतलब
रीमा यहाँ से यहाँ पहुंचेगी तब ये एक दोनों दूसरे को मिलेंगी। तो ऑप्शन में आपसे पूछा है प्रारंभिक बिंदु से उस स्थान की दूरी, तो आंसर आ जाएगा 250 मीटर की दूरी पर रीमा और रेखा एक दूसरे को मिलेंगी। तो ये हमारा आंसर हो जाता है 250 मीटर। अब आते हैं अगले पर, और अगले में ये कहता है अपने से दी गई तालिका में 4 बच्चों के जो मार्क्स हैं वो मार्क्स को बताते हैं और सभी बच्चों द्वारा हिंदी में प्राप्त अंक का औसत परसेंट हमें बताना है। तो भाई हिंदी का जो डेटा है वो 100 में से निकलेगा, तो इसमें 4 का भाग दे देंगे, वही औसत होगा। 5 और 5 10 का 0, 7 और 7 14, 14 और 16 अपने पास में हो जाता है 30, 30 और 1 31, 310। और ये 4 बच्चों का है तो डिवाइड कर दिया 4 का, 4 इंटू 7 28, बचता है 3, अगेन 4 इंटू 7 28, 2 बचता है, तो 77.5 नंबर आए 100 में से, और 100 में से आए इसी वजह से परसेंटेज भी हो गई है सेम 77.5। नंबर 44 पर आते हैं। 44 में हमें डेटा में दिया हुआ है कॉट थीटा की वैल्यू 4/3 दे रखी है, तो हमने कॉट के लिए वैल्यू बनाई और ये हमारे पास में थीटा की वैल्यू हो गई। तो ये हो गया आधार बटे लंब, तो आधार की वैल्यू हमें 4 दे रखी है और ये लंब की वैल्यू हमें 3 दे दी है। ठीक है, तो ये 3 4 5 का ट्रिपलेट हो गया है। तो आपसे पूछा है 5p cos स्क्वायर थीटा, 5p cos स्क्वायर थीटा। भाई cos हो गया हमारे पास में आधार बटे कर्ण, तो आधार है इसका 4 और कर्ण है 5, तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 इनटू साइन थीटा, साइन हो गया लंब बटे कर्ण, तो 3/5 बराबर है कॉट स्क्वायर थीटा के। कॉट थीटा का मान 4/3 है, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान हो गया है 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। यहां तक आ गया। 16 से 16 कैंसिल हो जाता है अपने पास में, और 5 से ये वाला 5 भी कैंसिल हो जाता है। अब p का मान पूछा है, भाई अगर p का मान पूछा है तो इस 25 को यहाँ पहुंचा देते हैं और 3 यहाँ पर आ जाएगा, तो 25 ऊपर है और 3 यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर आ गया है 27। तो आंसर आ जाता है p की वैल्यू आती है 25/27, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं 45 पर, और 45 में ये क्या कहता है वो देखते हैं। ए ट्रेन है जो 36 किलोमीटर की चाल से सामने से आ रही ट्रेन 300 मीटर की लंबाई को पार करने में 15 सेकंड लेती है। भाई ये ट्रेन है, तो ये ट्रेन की लंबाई हो गई, ए की लेंथ हो गई और ये ट्रेन की चाल हो गई। ये सामने से आ रही है, दूसरी वाली जो ट्रेन है वो 300 मीटर लंबी है और साथ में वो आ रही है 36 किलोमीटर पर आवर से। अब 36 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करके हम 10 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, तो ये आ रही है 10 मीटर पर सेकंड से, और कहता है ये एक दोनों को 15 सेकंड में क्रॉस कर लेती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ दोनों ने एक दूसरे की लंबाई के टोटल योग को, जब ऑपोजिट डायरेक्शन हो चाहे सेम डायरेक्शन हो, लंबाई तो टोटल ऐड होती है, तो इन 15 सेकंड में ये दोनों एक दूसरे को पार कर लेती हैं। मैंने ये देखा कि 15 सेकंड में ये वाली जो ट्रेन है 10 की चाल से मात्र 150 मीटर की दूरी को ही तय करेगी, तो बाकी की दूरी कौन सी ट्रेन ने तय की? दूसरी वाली ट्रेन ने, पहली वाली जो ट्रेन है जिसका नाम है ए। वापस से बोल रहा हूं, 15 सेकंड में टोटल ये एक दूसरे को पार कर लेती हैं, और 15 सेकंड में हमारी ये वाली ट्रेन मात्र 150 मीटर चलेगी। तो ये वाली ट्रेन ने एल पहली ट्रेन की लंबाई प्लस 300 में से 150 तो ये चल चुकी है, तो पहली खुद की लंबाई और 150 मीटर को पार कर लिया है। कितनी देर में? 15 सेकंड में। और ये पहली ट्रेन ने अपनी स्पीड से क्रॉस किया है। दूसरी कंडीशन में देखते हैं, कहता है जब ट्रेन ए को 500 मीटर लंबी एक खड़ी हुई ट्रेन सी को पार करना है तो वो उसे 30 सेकंड का समय लगता है। भाई जब ये जो ट्रेन है ना, पहली ट्रेन जो अपनी स्पीड से आ रही है अपनी ही लंबाई के साथ साथ, एक दूसरी ट्रेन है जो खड़ी हुई है, लेकिन इस खड़ी ट्रेन की लंबाई कितनी है? 500 मीटर। इसको क्रॉस कर लिया है टोटल 30 सेकंड में। तो ट्रेन ये जो पहली वाली है अपनी ही चाल से, स्पीड ऑफ ए, अपनी लंबाई ए ट्रेन की लंबाई प्लस 500 मीटर, इसको क्रॉस करती है
और टोटल टाइम लेती है इसमें 30 सेकेंड का। आपसे पूछा है ए की लंबाई ज्ञात करो, इसका मतलब मुझे स्पीड ट्रेन जो है, पहली ट्रेन ए है, उसकी स्पीड से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ भी एक ट्रेन की स्पीड आ रही है और यहाँ भी ए ट्रेन की स्पीड आ रही है, इसका मतलब मैं इन दोनों को इक्वल कर सकता हूँ। इक्वल करते हैं तो यहाँ आता है पहली ट्रेन की लंबाई प्लस 150 मीटर डिवाइडेड बाई 15 बराबर है पहली ट्रेन की लंबाई प्लस 500 मीटर बटे में आता है 30। 15 से भाई ये कैंसिल किया तो ये 2 आया। अब देखो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर एक बार है, तो पहली ट्रेन की लेंथ बराबर यहाँ आएगा 300, इधर है 500, 500 में से 300 कम हो जाएगा तो आपके पास में बच जाएगा 200। तो इस क्वेश्चन का आंसर 200 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं और 46 में ये कहता है किसी वस्तु को 10% लाभ पर और 7% लाभ पर जो बेचा जाता है तो उनके बीच का अंतर 6 है। पहले लाभ 10 का हो रहा था, बाद में 7% का हो रहा है, तो लाभों में अंतर आ गया 3 का। 3 का मान क्वेश्चन में 6 दे रखा है। अगर 3% की वैल्यू 6 है तो क्रयमूल्य होता है भाई 100%। अगर 3 बराबर 6 है तो 1 बराबर 2, तो 100 बराबर 200। इस तरह वस्तु का क्रयमूल्य जो आ जाता है वो 200 आ जाता है, मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नंबर 47 में ये कह रहा है इस चार्ट का डेटा देखिए और इसमें टोटल कहता है 2019 में ब्याज पर और सेना के लिए टोटल 850 बिलियन खर्च हुआ है। देखिए इंटरेस्ट पर गया है 6% और मिलिट्री के लिए गया है 62%, तो 62 और 6 68%। 68% की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। टोटल खर्चा होता है 850 बिलियन डॉलर का। तो आपसे पूछा है तो बताइए उस साल के लिए कुल खर्च कितना है, और कुल खर्च तो जो भी होगा वो 100% होगा। तो 68% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू हो जाती है 850 डिवाइडेड बाई 68, और 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू 100 करेंगे। 17 से ये 4 और 17 से ये 50 आ जाता है, तो यहाँ 5000 आ जाता है, और 5000 का 1/4 करें तो ये हो जाता है 1250 बिलियन डॉलर। तो ऑप्शन सी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। 48 पर आते हैं। 48 में ये कह रहा है जॉन अकेले काम को 20 दिन में करता है, जबकि रवि जो है इस काम को करने में 28 दिन का टाइम लेता है। रवि इस काम को करने में 28 दिन का टाइम लेता है। भाई हमारे लिए काम हो गया है टोटल 140, तो यहाँ आ जाता है 7 और यहाँ आ जाता है 5। कहता है यदि वो एक साथ काम करें तो उस काम को करने में कितने दिन का समय लगेगा। टोटल काम है 140, दोनों मिलकर करेंगे तो 7 और 5 12 होगा, 4 से ये 3 आता है और 4 से ये आता है 35। 35 में अगर मैं 3 का भाग देता हूं तो 11 सही 2/3 दिन का समय लगेगा, और ऐसा हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है डेटा। 49 नंबर के क्वेश्चन में आपको डेटा दिया हुआ है पूरा, और इसमें आपसे पूछा है कि आप ये बताइए इसका औसत जो है कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो वजन का डेटा दे रखा है, अब आप चाहें तो किलो में डायरेक्ट ऐड कर लें पॉइंट में, चाहो तो आप इसे ग्राम में बदल लो, जैसे ये 1500 ग्राम 125 ग्राम इस तरीके से कर लो। जब बेटा आप इसको टोटल करेंगे और 8 का डिवाइड करेंगे तो आपको औसत वजन मिल जाएगा। भाई औसत का मतलब क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और राशियों का योग बटे राशियों की संख्या अगर आप करेंगे तो टोटल वजन जब आप करते हैं ना, तो यहाँ पर अगर मैं टोटल की बात करूं तो पहले एवरेज लिखेंगे, यहाँ पर टोटल लिखेंगे और इसमें भाग देंगे 8 का। टोटल अगर हम करते हैं तो इसका जो टोटल आता है वो आता है 7 किलो 400 ग्राम, तो हमने इसे लिख दिया है 7400 ग्राम बटे 8। 8 का भाग दिया, 8 इंटू 9 72, बचता है 2, 8 दूनी 16, 8 5 40, तो औसत आ जाता है 925 ग्राम, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और आज वाले पेपर का लास्ट जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके का दिया हुआ है। हमारे पास में एक डेटा दिया हुआ है जो पाई ग्राफ के फॉर्मेट में है, और इसमें आपसे क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। कहता है पेंटिंग कक्षाओं में बच्चों की संख्या और सिंगिंग कक्षाओं में बच्चों की संख्या का लगभग कितना परसेंट है। अब देखो भाई, पेंटिंग मतलब डी का डेटा दे रखा है 15, तो पेंटिंग में बच्चों की संख्या है 15 डिवाइडेड बाई सिंगिंग में, सिंगिंग वाला डेटा है एफ का, एफ है 18, तो 15 जो है 18 का लगभग कितना परसेंट है अपने से ये पूछा है।
तो 3 इंटू 5 15 और 3 इंटू 6 18। तो ये आ जाता है 500 में हम भाग देंगे 6 का, तो 6 इंटू 8 48, बचता है 2, 6 इंटू 3 18 और 2/6 मतलब कि 1/3%। आपसे पूछा लगभग में, तो ये 83% अप्रोक्स हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है, जो सीपीओ सेकंड शिफ्ट में 3 अक्टूबर को पेपर हुआ था, उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस आए, उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना था। थैंक यू।